पहले तो ये स्पेकुलेशन चल रही है कि 28वीं आईनी तरमीम आनी भी है, कब आनी है, ड्राफ्ट के हवाले से क्या खबरें हैं। अब आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो कोई आसार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 28वीं तरमीम आ रही है। आप ही कंफर्म कर दें कि प्लान क्या है गवर्नमेंट का, और इनफॉर्मल डिस्कशन से हमेशा आगाज़ क्यों होता है रादर देन अ पार्लियामेंट्री डिबेट। जी बहुत शुक्रिया जमीर साहब। गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की बात भी दुरुस्त है और वजीर कानून साहब की भी जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी अपनी जगह उन्होंने फैक्चुअली दुरुस्त बात की है। लेकिन मैं कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आजकल चूंकि मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और आप लोगों के पास मालूमात खुद जो है वो चलकर पहुंच जाती है, इसलिए मीडिया पे डिबेट शुरू हो जाती है। अदरवाइज किसी हुकूमती वजीर ने तो इस पर कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं किया था। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जिस तरीके से आपके सामने है कि 2010 के अंदर जब 18वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, तो तब उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट था कि 73 के आइन में बेहतरी के लिए जो है ये तरमीम नागुजीर है, और उस वक्त वो तरमीम लाई गई। फिर आपके सामने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जब लाई गई, तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम बेसिकली 18वीं आईनी तरमीम की कंटिन्यूटी थी, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम ये डिसाइड हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनेंगी। लेकिन एट द 11th आवर 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तरफ से ही बार बार एतराज आ रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं और सुप्रीम कोर्ट आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि हमने 27वीं तरमीम लेकर आए और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो है बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बनाया गया। अब भी जो है जो वजारत कानून इंसाफ है उसकी तो जिम्मेदारी यही होती है कि आइन में बेहतरी के हवाले से जो कोर्ट्स के डिसीजन आ रहे होते हैं, कुछ पेचीदगियां सामने आ रही होती हैं, उस हवाले से मुसलसल काम जारी रखें कि कहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दीली लानी है, कहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेहतरी लानी है, कहाँ पर आइन में बेहतरी लानी है। तो हुकूमत तो इस हवाले से काम जारी रखती है। हाँ, ये जरूर आप पूछ सकते हैं कि जी अगर हुकूमत एक काम जारी रखती है तो हमें बर वक्त क्यों नहीं बताया आप लोगों ने, या बर वक्त बता दें आप लोग। हमारे पास 223 का देखिए नंबर नहीं है नेशनल असेंबली में। अगर तो 223 का नंबर हमारे पास मौजूद हो, फिर तो बिल्कुल हम खुद से आईनी तरमीम लेकर आएंगे, बर वक्त आप लोगों को बताएंगे, पार्लियामेंट में उस पर तफसीली डिबेट होगी और सेनेट में हमारे पास 64 नंबर हो। हमने चूंकि आईनी तरमीम अगर लेकर आनी है तो अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत कर कर इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर आनी है। और ज़ाहिर है अगर इत्तेहादी किसी बात पर कन्विंस नहीं होते तो वो चीजें प्री मेच्योर होती हैं। जिस तरीके से वजीर कानून कह रहे हैं, उन्होंने सही बात की है कि चीजें जब तक ज़ाहिर है अगर आपके इत्तेहादी आपसे कन्विंस नहीं होते, जो कि एक नेशनल असेंबली की कमेटी है कानून इंसाफ की, वो उस ड्राफ्ट को वेट नहीं करती, असेंबली में डिबेट नहीं होती, तब तो कुछ चीजें हवा में है ना। और राना सनाउल्लाह साहब की बात भी दुरुस्त है कि हमारी हुकूमत की ख्वाहिश जरूर है, और जाहिर है हमने जो अपने मंशूर के अंदर कुछ चीजें रखी थी या इसके अलावा 27वीं तरमीम में कुछ चीजें रह गई थी, उस हवाले से जो है 28वीं तरमीम की जरूरत है। नहीं हुज़ैफा साहब, अगर आपकी ख्वाहिश है तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई फिल वक्त? बिकॉज अगर ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो डिबेट भी तो शुरू की होगी इत्तेहादियों से, जैसे आप कह रहे हैं नंबर नहीं है आपके पास। नहीं, पीपल्स पार्टी से हर वक्त मुशावरत रहती है। कुछ चंद माह पहले भी बातचीत हुई थी। जब आपको याद होगा कि नहरों वाले मामला आया, उस वक्त भी बातचीत की गई थी। लेकिन जाहिर है फिर दीगर मुल्क की हालात आपके सामने है, ये ईरान वार स्टार्ट हो गई और बाकी चीजें सामने आ गई। उससे पहले जो है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से कुछ चैलेंजेस दरपेश हो रहे थे। तो हर वक्त पीपल्स पार्टी से मुशावरत रहती है। और बिलावल साहब ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा हमसे कोई बात नहीं हुई। नहीं, देखिए बिलावल साहब ज़ाहिर है अपनी बात बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से चीजें जो है वो निटी ग्रिटीज डिस्कस होते रहते हैं, और जरदारी साहब और बिलावल साहब से हमेशा मुशावरत रहती है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस हवाले से कहा है कि जी या तो कोई हतमी मुसव्वदे को जहन में लेकर उन्होंने कहा है क्योंकि हमारे सामने मुसव्वदा नहीं आया, या कोई इस तरह की बात। अदरवाइज बाकी जो निटी ग्रिटीज हैं वो तो फिर पार्टी से हमेशा डिस्कस होते रहते हैं। हुज़ैफा साहब, एक तो इस पे ये जो वोटर की उम्र बढ़ाने वाली डिबेट है, अगर ऐसा प्लान नहीं है तो ये शुरू कैसे हो गई, क्यों हो गई, और इस पर सीरियसली हुकूमत क्या कंसिडर कर रही है, ये बता दीजिए। और सेकेंडली ये कि नए सूबे बनाने के हवाले से भी हम खबरें सुन रहे हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे। अब उस पर आपको पता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और एथनिक मूवमेंट्स भी मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, लसानी बुनियादों पर सूबों के मुतालबे किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा अगर आप इस तरफ जाएंगे? जी मुजम्मिल साहब, गुजारिश ये है कि जिस तरीके से आपने जो वोटर एज है वो बढ़ाने की बात की, मैं आपके सामने दो तीन चीजें रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि वोटर की उम्र 18 से 25 साल करने की जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है,
पहला तो उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं एक तो फैक्चुअली पोजीशन आपके सामने रख दूं, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, और इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं वोटर की उम्र बढ़ाने के हक में हूं, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है नून लीग की तर्जमानी मैं ही कर रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, तो उसका मतलब ये अखज़ किया जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के साथ जो वोटर जुड़ा हुआ है 18 से 25 साल का, उसे सिस्टम से एलिमिनेट करने की कोशिश है। एक तो आप फाफन या इसके अलावा और जितने भी इदारे हैं जो इलेक्शन का ऑडिट कराते हैं, तहरीक इंसाफ जो वोटर क्लेम करती है, यानी 1,78,00,000 या 1,75,00,000 जो भी है, जो इनका फॉर्म 45 है, जिसको ये कहते हैं कि ये फॉर्म 45 सही है, उसका आप ऑडिट करा लेंगे कितने परसेंट इन्हें 18 से 25 साल के लोगों ने वोट दिया है, तो आपके सामने पता चल जाएगा कि वो अगर 1,75,00,000 या 78 लाख में वो 2-3-4 लाख हैं, तो वैसी बयानिया दफन हो जाएगा। और अगर वाकई वो कोई बहुत बड़ी तादाद है, तो कम से कम इस बात में कोई थोड़ा बहुत वजन या ये जो इल्जाम है, इसको दुरुस्त माना जा सकता है। ऐसी बिल्कुल हरगिज बात नहीं है, मैंने खुद ये सारा स्टडी किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने बात सिर्फ इस नियत से की है कि अगर आप इलेक्शन लड़ने के लिए, एमएनए एमपीए के लिए 25 साल उम्र होती है, तो कम से कम वोटर के लिए भी वही मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी किसी एमएनए एमपीए को जब इलेक्ट कर रहा होता है, तो उसे अंदाजा हो कि उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और कम से कम वो यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार चुका हो और मेच्योरिटी के उस लेवल को पहुंच चुका हो। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तजवीज़ जो है आईनी तरमीम का हिस्सा बनेगी या पूरी नून लीग इस पर मुत्तफिक है। राना साहब की ऐसे बाकी जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनकी राय हो सकती है, और एक जमात मुख्तलिफ आराएं होती हैं, लाजमी नहीं है कि इस आरा को जो है वो पूरी कैबिनेट अप्रूव करेगी और वो जो मुसवदा है ये उसका हिस्सा बनेगी, और देन पार्लिमानी कमेटी कानून और इंसाफ भी उससे एग्री करेगी, और देन असम्बली इसको पास कर लेगी। और पीपल्स पार्टी की वज़ाहिर इसमें अच्छे खासे वोट पड़ने हैं, तो इसलिए ये कहना कबल अज़ वक्त है। एक राय जरूर आई है, और मैं नहीं समझता कि इस राय को आप हतमी कोई तरमीम का हिस्सा तस्वुर कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात आपने की कि जो सूबे बनने हैं, देखिए ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अगर सूबे पंजाब में बनने हैं, तो ला महाला पंजाब असम्बली में जो इलेक्टेड एमपीएस मौजूद हैं, उनकी अपनी एक सोच और फिक्र मौजूद होगी। सिंध में बनने हैं, तो सिंध असम्बली का अपना एक नुक्ता नजर होगा, केपीए का, बलूचिस्तान का। तो मेरे ख्याल से तरमीम के बाकी हिस्से जिनका मैंने दिफा किया है, और मैंने बताया है कि उन पर काफी अरसे से काम हो रहा है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अगर आप जितना भी काम मरकज में कर लें, लेकिन सूबों को एतमाद में लिए बगैर मेरे ख्याल से आगे चलना जरा मुश्किल होगा। और खास तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी स्टेक होल्डर है, और पीएमएलएन पंजाब की स्टेक होल्डर है। मेरे ख्याल से पीएमएलएन के अंदर भी मुख्तलिफ आराएं हो सकती हैं इस पर। तो चूंकि जब तरमीम आ रही होती है, तो आपने खुद ही ये बात कही कि इट माइट बी पॉसिबल कि हुकूमत पल्स चेक करना चाह रही हो कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है किस मौजू पर। मैं आपकी इस बातों को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपकी इस बात को ही अगर आगे रख लूं, तो उसको भी अगर आप पैमाना मुकर्रर करें, तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ मौजूआत ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जाहिर है इंसान को लॉजिकली भी सोचना चाहिए कि अगर इन मौजूआत का ताल्लुक अगर किसी सूबे से जुड़ा हुआ है, तो उन सूबों को, उन सूबाई असम्बलीज को एतमाद में लिए बगैर आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा, जरा यानी इतना कदर आसान काम नहीं है। लेकिन तो साहब ये खबर तो हम सुन चुके हैं ना कि एमक्यूएम को आपने ये इंश्योर करवाया था पिछली तरमीम के वक्त भी कि अगली तरमीम में जो आपके मुतालबात और ग्रीवेंसेज हैं लोकल गवर्नमेंट को लेके, उसको हम हल करेंगे, तो वो तो होने जा रहा है फिर नहीं? अच्छा, अब बात ये कि आधी और अधूरी खबर सामने आती है, यानी कुरान पाक में लिखा हुआ है जी नमाज ना पढ़ो, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन वो आयत पूरी ये है कि अगर नशे की हालत में हो। गुजारिश ये है कि आर्टिकल 140A जो है जिसके हवाले से एमक्यूएम से बात हुई थी, वो क्या है? वो लोकल बॉडीज को बेसिकली डील करता है। तो एमक्यूएम ने मुतालबा किया था जब पीडीएम की अदम एतमाद हुई थी कि आइन के अंदर जो है लोकल बॉडीज का जिक्र तो है, और ये भी है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कंपल्शन मौजूद नहीं है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस की तरह। इसलिए जब सूबाई और मरकजी हुकूमतें मर्ज वजूद में आती हैं, तो वो इलेक्शन बर वक्त नहीं कराती हैं, डिले करती हैं। तो उन्होंने कहा था कि आइन में जिस तरीके से सूबाई और नेशनल असेंबली का इलेक्शन आइन की जरूरत है और कंपल्शन मौजूद है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो इसी तरीके से प्रिस्क्राइब जो टाइम है उसके अंदर लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये डिबेट होगी, तो पीपल्स पार्टी भी कहेगी जी बिल्कुल अच्छी बात है, लोकल बॉडीज को पावर डेलीगेट करें। तहरीक इंसाफ भी ये बात कहेगी।
तो बात ये कहते हैं ना, और दूसरी बात ये कि फिर उसको मिक्स करके जोड़ देते हैं कि जी 7-6 को कराची के हवाले से भी कोई ऐसी तजवीज जेर गौर नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज अगर हम कराची की बात करेंगे, कल लाहौर पे बात भी हो सकती है। बिल्कुल। कराची के हालात बेहतर होने चाहिए, इसमें हमारा नुक्ता नजर मौजूद है, लेकिन कराची को सिंध हुकूमत से लेकर मरकज के अंडर कर देना, ये मेरे ख्याल से इलॉजिकल है। और इसके ऊपर बात अगर हम ज्यादा करेंगे तो फिर पिशावर भी है, फिर तो लाहौर भी है, फिर तो कोयटा भी है। तो मेरे ख्याल से हम ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें जिसको हम सब मिलकर दोबारा समेट भी ना सके।